सभी लोग को कॉन्सेप्ट किंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जो पढ़ लिए थे उस टॉपिक को तो जाने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सीस फॉर्म, टास्क फॉर्म, ई जेड सिस्टम, सीन एंड एंटी। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश से संबंधित है, ऑप्टिक्स से संबंधित है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर भी, संरचना भी क्या होगा? सेम होगा। बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा when PPL is passes through the compound, यानी जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंपाउंड से पास कराया जाएगा तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में या कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन लिखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म the compound having molecular formula, same structural formula, but different rotation of plane polarized light are called optical isomers, and the phenomenon is called optical isomerism, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होना चाहिए। बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ plane polarized light are called optical isomerism, and the phenomenon is called optical isomerism. आइसोमर्स को आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब ये समझना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइट है जो हर एक दिशा में प्रोपेगेट करता है। ऑर्डिनरी लाइट हर एक दिशा में प्रोपेगेट कर रहा है। हर एक दिशा में ऑर्डिनरी लाइट हर एक दिशा में प्रोपेगेट करता है। जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है तो उसका प्रोपगेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल।
तो जब निकोल प्रिम जो है कैल्साइट क्रिस्टल का बना रहता है, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ रहता है। जब ऑर्डिनरी लाइट जो हर एक दिशा में गमन करता है, उस लाइट को निकोल के प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो एक दिशा में गमन करने वाला लाइट हमको प्राप्त होता है। उसी लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पोलरीमीटर, पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी कि वैसा लाइट जो एक दिशा में गमन कर रहा था, इस पोलरीमीटर पोलरीमीटर इसमें हम सॉल्यूशन रखते हैं उस सब्सटेंस का, इस पोलरीमीटर से पास कराते हैं। तो ये क्या करता है, इस सब्सटेंस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमको मिलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर में हम सब्सटेंस रखते हैं, केमिकल सब्सटेंस, और उस केमिकल सब्सटेंस से पास कराते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देगा। तो हम बोलेंगे कि मेरा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। If clockwise rotation of PPR, then compound is known as dextrorotatory. जब घड़ी के सुई के दिशा में इसको घुमा देगा तो बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डीप फॉर्म बोला जाता है, पॉजिटिव फॉर्म बोला जाता है। इफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा तो हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी एल्म फॉर्म और निगेटिव फॉर्म। इफ रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई के दिशा में घुमा देगा, हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसी को डी फॉर्म बोला जाता है, इसी को प्लस फॉर्म बोला जाता है, पॉजिटिव फॉर्म। इफ रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन कॉल्ड लीवो रोटेटरी। एल फॉर्म, इसी को बोला जाता है नेगेटिव फॉर्म। एल फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। तो घड़ी के सुई के दिशा में अगर घुमा देगा तो हम बोलेंगे कि डी फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में अगर रोटेट कर देता है तो हम बोलेंगे एल फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है, लीवो रोटेटरी। ये अल्फा बराबर थीटा, अल्फा बराबर थीटा बटे सी और एल होता है, सी और एल। तो सी कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर ml, ये कंसंट्रेशन होता है। एल 1 डेसीमीटर होना चाहिए, 1 डेसीमीटर होना चाहिए। Then the value of theta is known as specific rotation alpha.
then value of theta known as a specific rotation अल्फा। ये दोनों अगर एक एक होगा तो अल्फा और थीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कायरल ऑब्जेक्ट किसके कहते हैं। कायरल ऑब्जेक्ट, कायरल ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जिसको दो इक्वल पार्ट में, एक समान पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे हम बनाए और इसको दो भाग में बांट दिए तो दोनों एक समान हुआ, तो इसको हम लोग कायरल नहीं कहेंगे। कायरल ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जिसको दो भाग में एक समान रूप से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसके हम कायरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, सी लगा है, यहाँ डी लगा। इसको किसी भी तरह से आप डिवाइड करिएगा तो दोनों एक समान नहीं हो सकता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट आर कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट which cannot be divided into two equal parts are called chiral ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जिसको दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा पॉइंट, नो एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री थ्रू कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी प्रकार के प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कायरल ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। जैसे देखिए इस तरह का सिमेट्री का अगर बात करता है तो मान लिया जाए कि इसको हम ऐसे बनाए हैं और इसको काट दिए, तो ये आधा आधा बनेगा और इस तरह से बनता है, और ये भी इस तरह से बनता है। दोनों कहने का क्या मतलब है कि ये जो बना हुआ है इसको उठा करके इस पर रख दें, सिमेट्री मतलब एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वो ढक जाएगा। तो किसी प्रकार से ढकना नहीं चाहिए, एक समान रूप से। जब एक समान रूप से ढक जाएगा तो हम बोलेंगे कि सिमेट्री है। अगर नहीं ढकेगा सिमेट्री नहीं होगा। तो किसी प्रकार का सिमेट्री नहीं होना चाहिए कायरल ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर हम अभी बोले थे कि ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इस कंपाउंड को हम बीच से ऐसे करके कट दिया, इसको उठा करके इस पर रखेंगे तो एक समान रूप से कभी भी नहीं ढकेगा, तो इसको हम कायरल बोलेंगे। लेकिन अगर ढक गया एक समान रूप से तो हम इसका कंपाउंड को कायरल नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एच लिखे और यहाँ पर मिरर दिए, इसका जो इमेज बनेगा वो एच ही बनेगा। तो ये एच इस एच को क्या करेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। तो पूरी तरह से अगर ढक लेगा तो कंपाउंड कायरल नहीं कहलाएगा। इसीलिए कह रहा है कि किसी प्रकार का सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की समानता उसमें नहीं होनी चाहिए कायरल ऑब्जेक्ट में। कायरल ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल होता है। The mirror image of chiral object is not superimposable. The
मिरर इमेज ऑफ chiral object is the mirror image of chiral object is not super imposable, यानी सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए ऑन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कायरल कार्बन के बारे में पढ़ें। कायरल कार्बन क्या होता है? देखिए ध्यान से, कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि चारों एटम और ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तब हम कार्बन को क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पर सी है और यहाँ ए लगा, यहाँ बी लगा, यहाँ सी लगा, यहाँ डी लगा, तो कार्बन से जो जुड़ा हुआ है चारों एटम ग्रुप, ये क्या होगा? अलग अलग होगा, तब हम बोलेंगे कि कार्बन क्या है? कायरल है। लेकिन कार्बन पर अगर इस तरह से हो, यहाँ H हो, यहाँ H हो, यहाँ H हो, यहाँ H हो, तो चारों एटम ग्रुप सेम है, इस तरह के कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन नहीं कह सकते हैं। If carbon to which all the four groups attach as different from each other are known as chiral carbon. The carbon to which four different groups are attached called chiral कार्बन, यानी कि उस पर चारों एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कायरल कार्बन इज sp3, यानी कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, यानी कायरल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। The hybridization of chiral carbon is sp3. There is no any plane of symmetry through chiral कार्बन, यानी कायरल कार्बन से होकर के किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई भी सिमेट्री कायरल कार्बन पर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल, then molecule will be chiral molecule. कंपाउंड में जब एक कायरल कार्बन होता है तो उसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं।
If only one chiral carbon in the molecule, then molecule will be chiral molecule. If only one chiral carbon, if only one chiral carbon in the molecule, then it is called chiral molecule. जब एक ही chiral कार्बन, जैसे देखिए यहाँ C है, यहाँ OH, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, कार्बोजेनिक एसिड का ग्रुप लगा दिए, इसके बाद CH3 लगा दिए और यहाँ H लगा दिए। तो ये कार्बन कायरल कार्बन कहाँ आएगा? चलिए चारों एटम और ग्रुप क्या है? अलग अलग, इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। बहुत अगर एक से अधिक कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो ये कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री पर। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा है? If more than one chiral carbon atom in the molecule, then molecule may be chiral or achiral. It depend upon the plane of symmetry. यानी एक से अधिक अगर कायरल कार्बन पाया जाता है तो वो कंपाउंड कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा है। If more than one chiral carbon present in molecule, then it may be chiral या achiral, depend upon plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री वो किस पर डिपेंड करता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पर, तो वो कैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, कायरल मॉलिक्यूल है या एक कायरल मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ OH है। इस तरह से हम मॉलिक्यूल बनाए, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर हम ऐसे करते हैं, इस तरह से काटते हैं तो ये एक कायरल हो जाए, यानी कायरल कार्बन इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी को हम ऐसे कर दें, यहाँ H है, यहाँ OH और यहाँ OH है, यहाँ H। ये कंपाउंड इस तरह से हम बना दें, इस पर C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, तब ये कायरल हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल एक्टिव ये कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा, कायरल मॉलिक्यूल, और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे को ढकेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास और होगा इसका, इसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।